हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग को 12th क्लास फिजिक्स का एक क्वेश्चन का एक सेट लेकर के आए हैं जो झारखंड बोर्ड के द्वारा ली गई वीकली टेस्ट जिसे प्रोजेक्ट रेल का नाम दिया गया है, उसमें 31 अगस्त 2024 को क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी जो वीकली टेस्ट जो होता है झारखंड बोर्ड में, उस झारखंड बोर्ड में 31 अगस्त 2024 को जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन में बहुत ऐसे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो अगर आप किसी भी प्रकार का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख करके एग्जाम में अपीयर हो, ताकि आपका एग्जाम में बेहतर मार्क्स आ सके। और इसी तरह का और सारा वीकली टेस्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या प्रीवियस ईयर मॉडल सेट हो, करंट मॉडल सेट हो, इन सभी का एक अलग अलग से प्लेलिस्ट में हम सभी का वीडियो बना करके रखे हुए हैं। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इस चैनल से बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त हो जाए और आप उसका समय पर लाभ उठा सकें। चलिए आज का ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ध्यान दोगे, ये जो है हमारा सेक्शन ए है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ तो आपको 2 मार्क्स का दिख रहा होगा, बट आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें 2 मार्क्स का नहीं आएगा, 1 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े होगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट जो है वोल्ट होता है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन बताना है। तो ध्यान दोगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई और विद्युत विभव भी के बीच क्या संबंध है। तो आप लोग अगर पढ़े होगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, 3 में है द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन। ध्यान दोगे, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एरिया ऑफ द प्लेट इज डिक्रीज्ड, बी में है एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड, सी में है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेज, और डी में है नन ऑफ द ऑप्शन। हिंदी में ही है क्वेश्चन, ध्यान दोगे। समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता तब बढ़ती है, 4 ऑप्शन है। पट्टिका का क्षेत्रफल कम हो जाता है, पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, पट्टिका के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और कोई विकल्प नहीं। तो यानी क्वेश्चन पूछा गया है किस कंडीशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी इंक्रीज करता है। तो इसके लिए आप लोग को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सबसे पहले फॉर्मूला जानना होगा, ताकि कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान दोगे, ये है हमारा फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, जिसमें से ये जो है 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। यानी इस प्रकार का अगर 2 ठो प्लेट है हमारा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारा डी। ठीक है, और ए जो है सो दोनों प्लेट का एरिया है। तो यहाँ सीधी सी बात है, इस फॉर्मूला को अगर ध्यान में रखोगे तो इसमें अगर ए का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो सी मेरा इंक्रीज करेगा, और अगर ए का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो सी डिक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर ये जो डी है,
डिवाइड में जब किसी का वैल्यू बढ़ जाता है तो ये वैल्यू कम हो जाएगा, यानी इसके इंक्रीज करने से डी के इंक्रीज करने से ये डिक्रीज होगा और इसके डिक्रीज करने से इंक्रीज होगा। यानी डी जब हमारा घट जाएगा तो ये बढ़ेगा और जब ये बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा। यानी क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। तो कैसे इंक्रीज करेगा? ए को इंक्रीज करने से और डी को डिक्रीज करने से। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला है एरिया ऑफ द प्लेट इज डिक्रीज, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि एरिया को डिक्रीज करने से ये तो डिक्रीज कर जाएगा, बट यहाँ इसको इंक्रीज करने की बात कहा गया है। बी में है एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड, यस ये होगा, यानी ए के इंक्रीज करने से ये इंक्रीज करेगा। फिर सी में है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेज, यानी इसका इंक्रीज करने से ये तो डिक्रीज करेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी हमारा बढ़ जाएगा, यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यानी कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, 3 का हो जाएगा बी नंबर। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर में, तो ध्यान दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल? कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ध्यान दोगे इसका ऑप्शन क्या है? ए में है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, बी में है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, सी है देयर कैन बी चार्ज इनसाइड द रीजन, और डी में है द इलेक्ट्रिक फील्ड शैल नेसेसरली चेंज इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द रीजन। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। क्वेश्चन में क्या है सो ध्यान दोगे। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है एक समान वैद्युत विभव के क्षेत्र में? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल? तो अभी जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, ध्यान दोगे, अभी ये बताया गया है आप लोग को रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, यानी यहाँ पर जो भी है वो कांस्टेंट है। तो अगर आप लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े हो तो पता होना चाहिए कि अगर कोई भी कांस्टेंट को किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो उसका वैल्यू ज़ीरो होता है। तो अगर यहाँ पर भी का वैल्यू कांस्टेंट है तो भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी इसका ऑप्शन में दिया हुआ था द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ए में, यानी अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो ज़ीरो होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 4 का आंसर ए होगा। यानी ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 5 में आते हैं, ध्यान दोगे 5 में क्या है? ध्यान दोगे 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन सीरीज, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C, 3 कैपेसिटर है और तीनों का कैपेसिटी C है, एडेड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर निकालना है। तो ध्यान दोगे सीरीज के लिए कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, और सभी के लिए ये सीरीज के लिए SC मान लेते हैं इसे। तो सभी का कैपेसिटी कितना दिया हुआ है? C दिया हुआ है, तो C1 का वैल्यू भी C आएगा, C2 का वैल्यू भी C आएगा, C3 का वैल्यू भी C आएगा, सभी का वैल्यू C आ गया। अब अगर हम इसे ऐड कर दें तो 3/C हो जाएगा।
तो हमें 1/CS का वैल्यू आया है। अगर हम CS का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, C/3 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो C नंबर हो जाएगा। तो ध्यान दोगे 5 नंबर में क्वेश्चन था 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी। तो इसका आंसर क्या आ गया, तो C नंबर आ गया 3/C। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन। ठीक है, तो हम लोग दो ठो किरचॉफ्स लॉ पढ़े हैं, एक फर्स्ट जिसे पॉइंट रूल कहते हैं, ठीक है, या उसे पॉइंट को ही जंक्शन रूल कहते हैं। ठीक है, और सेकेंड किरचॉफ्स लॉ जो पढ़े हैं उसे हम लोग लूप रूल बोलते हैं। ठीक है, तो जंक्शन रूल में चार्ज को कंजर्व बताया गया है। ठीक है, और लूप रूल में एनर्जी को कंजर्व बताया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन। तो जंक्शन रूल में किस चीज़ को कंजर्व बताया गया है, तो चार्ज को। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। अगर यहीं पर जंक्शन रूल के जहाँ पर लूप रूल आता तो उसमें एनर्जी को कंजर्व बताया गया है सेकेंड में। फर्स्ट यानी जंक्शन रूल, ठीक है, और सेकेंड यानी लूप रूल। तो फर्स्ट बोला जाएगा या जंक्शन रूल बोला जाएगा, तो दोनों में चार्ज को कंजर्व बताया गया है, यानी B नंबर। अगर यहीं पर सेकेंड रूल बताया जाता या तो फिर लूप रूल बताया जाता या क्लोज्ड सर्किट रूल बताया जाता तो इसमें एनर्जी होता हमारा, यानी C नंबर होता। बट इसमें क्या हो जाएगा, 6 में B नंबर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दोगे 7 में, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, या तो फिर ध्यान दोगे आगे, या टेम्परेचर पर, या तो फिर नन ऑफ दीज पर। तो ध्यान रहे वो किस पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो C नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद 8 नंबर में ध्यान दोगे, इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बार अभी तक आया हुआ है, यानी इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, नो चेंज। ध्यान दोगे, जब एक व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी और गैल्वेनोमीटर का स्थान को अगर चेंज कर दिया जाए, गैल्वेनोमीटर के आधार पर जगह पर बैटरी को जोड़ दिया जाए और बैटरी के जगह पर गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाए, तो पूछा गया है डिफ्लेक्शन इन दी गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा। ठीक है, चेंज इन प्रीवियस डायरेक्शन या चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन या नॉट चेंज या तो नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नॉट चेंज, यानी डिफ्लेक्शन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी के जहाँ पर गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के जहाँ पर बैटरी को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दोगे, यानी 8 का आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अब 9 में ध्यान दोगे, इफ n cells each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel, then total EMF and internal resistance will be। तो टोटल EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो पहले इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख लोगे, उसको बोर्ड में एक्सप्लेन करके समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ध्यान दोगे, Ohm's law is followed by
तो ओम्स लॉ का फॉलो किस में होता है, कंडक्टर में या सेमीकंडक्टर में या इंसुलेटर में या बोथ ए एंड बी। तो ये हमारा किस पर होता है, तो सिर्फ कंडक्टर पर होता है, यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 9 को जो छोड़े हैं अधूरा उसको क्लियर करते हैं। पहले ध्यान दोगे, अगर आप लोग पढ़े हैं सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल, तो इतना तो पता होगा कि जब सीरीज में कनेक्ट रहता है तो उस कंडीशन में उसका जो करंट का जो फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है। ठीक है, और पैरेलल में जब रहता है तो करंट का हमारा ये फॉर्मूला होता है। बट यहाँ क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका ईएमएफ क्या होगा। सॉरी, सीरीज में नहीं, पैरेलल के लिए पूछा गया है। ठीक है, पैरेलल के लिए पूछा गया है। इफ एन सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन टोटल ईएमएफ एन इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी। तो उस चीज को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सीरीज वाले को जान लेते हैं। तो ध्यान दोगे क्या होता है। सो ये तो आप लोग को पता है कि जब सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा कुछ होता है। सीरीज में रहता है तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ जितना सारा सेल जुड़ा हुआ है सभी सेल का जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा R। तो अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट के लिए तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट करते जाएंगे, सब में तो R आ जाएगा ना, सब तो हमारा R है। तो कितना बार हो जाएगा, n टाइम्स, तो NR हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सम है वो NR हो जाएगा। और जब सीरीज में जब रहता है तो उस समय ईएमएफ को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे चलते जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी का ईएमएफ E है, सभी का ईएमएफ तो E है ना, तो इस प्रकार से ऐड करेंगे तो आ जाएगा NE। याद रखोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है। तो उस हिसाब से इस पूरे का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। वोल्टेज को भी हम लोग ऐड करते हैं, इसका V1 V2 V3 ऐड करेंगे तो पूरे कॉम्बिनेशन का वोल्टेज आ जाएगा। तो उस हिसाब से भी E प्लस ई आ जाएगा NE। सीरीज में अगर पूछा जाता तो ईएमएफ NE होता और रेजिस्टेंस NR होता, बट हमें पैरेलल में पूछा गया है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोग पढ़े हो कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई भी चीज़ जुड़ा हुआ रहता है तो सभी का पोटेंशियल जो है सो सेम होता है, और वो जो पोटेंशियल है उसके कॉम्बिनेशन के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो चलिए इसका पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल हमारा क्या आ जाएगा, तो पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल तो हमारा यही होगा E, पूरे कॉम्बिनेशन का भी पोटेंशियल वही होगा। और अगर रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर हम इक्विवेलेंट अगर निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ निकाल दें तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट, ये फॉर्मूला होगा। तो सबका तो R है, ऐड करेंगे तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, क्योंकि इसमें N सेल को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट का N/R आ गया। तो यहाँ रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से अगर हम R इक्विवेलेंट का मान अगर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, R/N हो जाएगा। यानी क्या आ गया, तो पोटेंशियल हमारा E हो जाएगा और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो R/N हो जाएगा। यानी इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा ए नंबर, यानी E और R/N। ठीक है, और वही चीज अगर सीरीज में पूछा जाता था हमारा ये आता। ठीक है, तो अब ये था हमारा MCQ क्वेश्चन। अब हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। सेक्शन बी में ध्यान दोगे, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, व्हाट इज वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 10 माइक्रोकूलम between 2 points on an equipotential surface।
यानी हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज को हमें मूव करने में कितना वर्क लगेगा। तो कहाँ से कहाँ तक मूव करना है, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर ये आप लोग पढ़े हो तो पता होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए किसी भी प्रकार का वर्क की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जीरो वर्क हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब ध्यान दोगे 12 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दोगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए वायर इन 2 मिनट इफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 300 मिली एम्पियर। ध्यान दोगे, क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए वायर इन 2 minutes if the current passing through the wire is 300 मिली एम्पियर। तो ध्यान दोगे, सेक्शन बी में ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटी। ठीक है, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन यानी उसका बनावट देना है और उसके बाद उसका कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, 14 में है डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरीज इन कंडक्टर एंड वायर इफ एंड राइट इट्स रिलेशनशिप विथ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, अब सेक्शन बी में आते हैं, सॉरी सेक्शन डी में। सेक्शन डी में क्या है सो ध्यान दोगे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पर किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, 16 में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डिफिनेशन बताना है। इसके बाद डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, यानी सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर में वी नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी 2 पॉइंट में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम चार्ज को मूव करने में किसी भी प्रकार का वर्क नहीं लगता। इसे एक्सप्लेन करके यहाँ दिखाया गया है, ध्यान दोगे। लेट VA एंड VB इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड B। ठीक है, WAB इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू B। ठीक है, सो WAB बाई Q इक्वल टू क्या होता है, VB माइनस VA। ठीक है, एज VA इक्वल टू VB फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए VA और VB का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होगा। क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप लोग पढ़े हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग उस सरफेस को बोलते हैं जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल समान होता है। तो जब VA VB हमारा इक्वल है तो VB माइनस VA इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इज VAB बाई Q इक्वल टू 0 आ गया। अब Q को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो VAB इक्वल टू क्या आया, 0। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में किसी भी प्रकार का वर्क नहीं चाहिए। हैंस नो वर्क इज डन व्हेन ए चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज मूविंग बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर फोर्स हमें नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दोगे,
टाइम यहाँ दिया हुआ था उसमें 2 मिनट, तो उसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दी तो 120 सेकेंड आ गया। करंट दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर, तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 × 10⁻⁻1 एम्पियर आ गया। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला I = Q/T, ठीक है, और Q = N × E। तो अब यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ जो Q है, Q के जगह पर हम N पुट कर देंगे तो I का वैल्यू क्या आ जाएगा, NE/T। अब N का वैल्यू निकाल लिए वहाँ से, अब N का वैल्यू निकाल लिए और सबका वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर दिए, तो इसका आंसर आ गया हमारा 2.25 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी निकालना है। तो उसके लिए ध्यान दोगे, एक डायग्राम हम ड्रॉ किए एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इसमें से एक्स जो है सो इंसुलेटिंग कंडक्टर है जिसमें +Q चार्ज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और इसमें इसको हम लोग अर्थड कर दिए हैं, मतलब पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए हैं, जिसके चलते इसमें उतना ही माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। ये डायग्राम में ध्यान दोगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान दोगे, लेट अस कंसीडर एक्स एंड वाई इक्वल टू 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, ए इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी है डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, द प्लेट एक्स इक्वल टू चार्ज्ड प्लेट मान लिए और वाई इक्वल टू अर्थड कनेक्टेड प्लेट, ठीक है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ प्लेट। अब यहाँ पर Q इक्वल टू है चार्ज गिवन ऑन द प्लेट एक्स एंड माइनस Q क्या है, चार्ज अपीयर्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ वाई, वाई के इनर सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है वो, ठीक है। तो +Q क्या है, चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ वाई, तो वाई के आउटर सरफेस पर +Q चार्ज होगा, बट उससे हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखोगे। अब प्लस सिग्मा एन माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब उसके आगे ध्यान दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट एक्स एंड वाई इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुलाम्स लॉ के अनुसार अगर हम लोग निकालेंगे तो E इक्वल टू σ/ε0 आ जाएगा, ध्यान दोगे। तो उसके आगे हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू Q/A, क्योंकि सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बाय एरिया। अब वहाँ पर E में हम सिग्मा का मान पुट कर देंगे तो Q/A ε0 आ जाएगा, ध्यान दोगे। अब V इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी 2 प्लेट्स, तो C इक्वल टू Q/V होता है और E इक्वल टू होता है V/D। तो यहाँ से V का मान हम निकालेंगे तो E × D आ जाएगा, ठीक है, E × D आ जाएगा। अब V के जहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ जो V था, V के जहाँ पर यहाँ पर E × D पुट कर दिए। अब इक्वेशन 1 का हम यूज करने वाले हैं, तो इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तो E का वैल्यू जो हम लोग फाइंड किए हैं उसका वैल्यू वहाँ पर हम लोग पुट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा Q का वैल्यू क्या आ गया, Q इक्वल टू आ गया ε0 × A/D, ठीक है। ध्यान दोगे, थोड़ा सा इसको फिर से हम एक्सप्लेन करके बताते हैं आप लोग को, ध्यान दोगे। ये चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। E इक्वल टू क्या होता है, σ/ε0, ये कहाँ से आया, तो ये कुलाम्स लॉ से आया, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दोगे, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े होगे तो चार्ज बाय ए, ठीक है, चार्ज बाय ए आ जाएगा। अब यहां से ऐसा हम कर सकते हैं कि ये जो सिग्मा का मान है इसको यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, ध्यान दो, ये सिग्मा का ये वैल्यू है ना, ये इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, Q/A आ जाएगा और इसका होल का डिवाइड में ε0 रहेगा, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q/A × ε0, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके बाद जब हमारा E का मान आ चुका है तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब वहाँ पर V को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स माना गया था, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स माना गया था तो Q का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, Q/V, ये C इक्वल टू Q/V। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
और एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ई इक्वल टू वी बाय डी। यहाँ डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो यहाँ से अगर हम v का मान निकालते हैं तो ये d इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v का क्या आ जाएगा, e इंटू डी आ जाएगा। क्या आ गया, e इंटू डी। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, q। ध्यान दोगे यहाँ q बाई वी है, v का मान हमारा e इंटू डी आया है, यहाँ पर e इंटू डी पुट कर देंगे, ये आ गया। किसका वैल्यू आ गया, तो c का वैल्यू आ गया। अब e का ये जो मान यहाँ निकाले हैं, ई का ये जो मान यहां निकाले इसको यहां पर पुट करो। ध्यान दोगे ई इक्वल टू ये पूरा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहां से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो सी का क्या आ जाएगा, इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये आ गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार आपका एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ोगे। काफी सिंपल है। सबसे पहला चीज E इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट बाय E इक्वल टू सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट होता है। कहां से, तो बाय द कूलम्ब्स लॉ, या कह सकते हैं कि गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, ये गॉसेस थ्योरम से आया है, ठीक है। इसके बाद सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज बाय एरिया। तो यहां पर हम चार्ज बाय एरिया ले लिए, ठीक है। इसके बाद ये जो वैल्यू है ना किसका, सिग्मा का, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दिए, तो पुट कर दिए, नीचे इप्सिलॉन नॉट रह गया। अब इसको सॉल्व करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, और E इक्वल टू वी बाई डी होता है। D को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो V का वैल्यू E इंटू डी आ गया। इस V का ये जो वैल्यू आया इसको यहाँ हम लोग पुट कर दिए, C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q, और V के जहाँ पर ई डी, ये आ गया। अब E का ये जो मान निकाले हैं हम लोग, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो E के जहाँ पर पुट कर दिए, Q से Q कट गया, ये हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। ये आ गया हमारा कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 14 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन ऐसे तो आप लोग पढ़े ही होंगे, और नहीं पढ़े हो तो यहाँ से भी लिख सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है, मूव करना स्टार्ट करता है, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी एकदम सिंपल लैंग्वेज में याद रखोगे, एवरेज वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट होने का जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के लिए ध्यान दोगे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हुए हैं। ये कंडक्टर है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है हमारा इधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और करंट का जो डायरेक्शन है हमारा जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, इधर, ठीक है। इसका लेंथ हम लोग L ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ थोड़ा सा स्टेटमेंट भी लिखना है आपको, तो ध्यान दोगे। सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टिंग वायर ए बी। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टिंग वायर ए बी। हम एक कंडक्टिंग वायर ए बी ले लिए हैं, ठीक है। लिखोगे L इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इक्वल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द कंडक्टर, और VD इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इतना सारा चीज लिख लोगे। N इक्वल टू लिखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहां से इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर बताओगे। अगर इसका लेंथ हमारा L है और एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू ए। क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है, जैसे ये हमारा कंडक्टर है, इसको अगर हम सिलेंडर मान लेते हैं, ये जो एरिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई r स्क्वायर, और ये जो होता है सो h होता है, ठीक है।
तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। और इसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम यहाँ ए लेट किए हैं और इसी एच को यहाँ पर हम लोग एल लेट किए हैं, तो ए इंटू एल हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, एल इंटू ए या तो ए इंटू एल, और पर यूनिट वॉल्यूम में उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा एन इंटू ए इंटू एल, ये आ गया टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हमारा ई है, लिखोगे ई इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, ये टोटल चार्ज आ गया। ठीक है, अब ध्यान दोगे थोड़ा सा आगे। अब अगर यहां से यहां तक का लेंथ हमारा एल है, ध्यान दोगे यहां से यहां तक का लेंथ अगर हमारा एल है, ठीक है, और वेलोसिटी वीडी है, तो टाइम कितना आएगा यहां से यहां तक जाने का टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो एल बाई वी डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल बाई वी डी आ जाएगा। क्लियर। तो अब अगर हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला करंट का, तो करंट इक्वल टू क्या होता है, तो चार्ज बाई टाइम होता है, क्या होता है, तो चार्ज बाई टाइम होता है। तो Q का वैल्यू क्या आया है, एन ए एल ई, और टाइम हमारा ये है एल बाई वी डी, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, वी डी ऊपर चला जाएगा, एन ए ई वी डी आ जाएगा, ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एन ए ई कॉन्स्टेंट है, आई प्रोपोर्शनल टू वी डी हो जाएगा। ये काफी सिंपल है और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है तो ध्यान दोगे, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सीधा सा डिफिनेशन क्या है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ विच ड्रिफ्टेड द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए कंडक्टर, यानी जब किसी भी कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव करता है, उसका एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, या इसका एक सिंपल डिफिनेशन भी आप लोग दे सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर रिलेशन बिटवीन की बात अगर किया जाए तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है, कंडक्टर लेना है, तो यहां स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ए बी इज ए कंडक्टिंग वायर। ठीक है, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, ए इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द कंडक्टर, वी डी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जैसे कि अभी हम बता दिए हैं इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू एल या एल इंटू ए, तो जब पर यूनिट वॉल्यूम में उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा एन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ये पर यूनिट वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन है और वॉल्यूम हमारा ये है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा आ गया। ठीक है, और जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा ये आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, तो ये हमारा टोटल चार्ज हो गया। ठीक है, अब ध्यान दोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ वी डी है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा एल है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी दैट इज एल बाई वी डी। ठीक है, अब ये हमारा टाइम निकल गया और ये मेरा चार्ज निकल गया। करंट का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, चार्ज बाई टाइम होता है, चार्ज का ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, टाइम का ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, एल से एल कैंसिल हो गया, वी डी हमारा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज यहाँ पर एन ए ई कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट और इक्वल टू को हटा देंगे तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 15 है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिए, ए एंड बी। ठीक है, अब यहां पर हम लोग माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं और यहां पर प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है
12 ले लेते हैं, ये 12, ठीक है। अब इसका जो मिड पॉइंट है हमारा ओ से इसका एक्सियल लाइन जो एक्सी को बोलते हैं, ठीक है। अगर इक्वेटोरियल लाइन अगर बोला जाता है तो इसका राइट बाइसेक्टर में जाते हैं हम लोग, बट एक्सियल लाइन बोला गया है तो इसी में चले गए। इसी के एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट पी ले लिए, जिसका इसका सेंटर से आर डिस्टेंस पर यहाँ पर पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, अब ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए से पी तक का डिस्टेंस हो जाएगा ये आर, और ये पूरा 12 है तो यहां से यहां तक एल होगा, ये एल होगा, तो आर प्लस एल हो जाएगा। फिर बीपी इक्वल टू, बी से पी लेंगे तो ये एल जो है इसमें माइनस हो जाएगा, तो आर माइनस एल हो जाएगा। तो हमें पोटेंशियल निकालना है, तो अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिखोगे यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए पर जो चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम VA ले लिए हैं इसे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े होगे 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस है हमारा A से P। आप बोलोगे माइनस था तो माइनस क्यों नहीं लिए, तो ऐसे भी पोटेंशियल में सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। Q तो Q रह गया। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है हमारा R प्लस एल, ठीक है। अब ध्यान दोगे, अब सेम उसी प्रकार से यहां लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी, तो आ जाएगा वी, तो एपी के जहां पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बी से पी हो जाएगा, और बीपी का वैल्यू है आर माइनस एल। अब हम लोग यहां पर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। अब यहां पर लिखोगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू डायपोल ए बी, तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो इन दोनों में से बड़ा हमारा VB है, तो यहां पर आ जाएगा VB माइनस VA। तो VB का वैल्यू पुट कर दिए 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर माइनस एल माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर प्लस एल, ये आ गया। इसमें से जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, क्यू बाय 4πε0, तो यहाँ आ जाएगा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर एलसीएम लेके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अगर इसे एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, सो ध्यान दोगे, V इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0, एलसीएम आ जाएगा r माइनस एल और r प्लस एल, यहां पर चला जाएगा r प्लस एल माइनस r माइनस एल, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दोगे तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12/a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ पर क्यू था, ध्यान दोगे, ठीक है। 1/4πε0 इसे 2QL हम लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होगे, P होता है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो P होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। तो ध्यान दोगे इसमें एक बार डिटेल से, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है इसमें, क्या करना है ध्यान दो, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पर लेंगे, एक में माइनस क्यू एक में प्लस क्यू, ठीक है। और स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ा सा लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा लिखोगे लेट अस कंसीडर ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है।
ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 12, ठीक है। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा लिख दोगे P इक्वल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसका वैल्यू P इक्वल टू 2AQ होता है, ठीक है। अब उसके नीचे लिखोगे P इज ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट O ऑफ AB, ठीक है। उसके बाद आगे उसके बाद ये लिख लोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ के कारण जो लग रहा है वो निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े होगे 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस A से P ले लिए, AP का वैल्यू R+L कर दिए। वैसे ही यहाँ के कारण यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो निकाल लिए, BP का वैल्यू पुट कर दिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दिए और दोनों का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करके बाद कांस्टेंट जो आया उसको कॉमन है कांस्टेंट ले लिए, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से R से R कैंसिल हो गया, 12 आ गया, Q को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 2QL, जिसका वैल्यू हमारा P है, वहां पर हम वैल्यू पुट कर दिए P। अब अगर इसी में पूछा जाएगा कि वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल अगर है तो यहाँ से L का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा R²। लिखोगे यहाँ पर इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज द वेरी स्मॉल देन R² माइनस L² इक्वल टू अप्रोक्स में R² हो जाएगा, तो वहां पर R² पुट कर देंगे, V इक्वल टू 1/4πε0 हो जाएगा, P/R² हो जाएगा। R² को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट है, तो यहाँ से हट जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, V प्रोपोर्शनल R²। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डिफिनेशन देना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डिफिनेशन लिखोगे इफ ए सिंगल रेजिस्टेंस कैन रिप्लेस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस in such a manner that the current in the circuit remains unchanged, then the single resistance is called the equivalent resistance, ठीक है। तो ध्यान दोगे, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। इफ ए सिंगल रेजिस्टेंस आर रिप्लेस्ड द कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन में जितना सारा रेजिस्टेंस है सबको हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस अगर रख दिया जाए, ध्यान दोगे, इफ ए सिंगल रेजिस्टेंस कैन रिप्लेस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सच a manner that the current in the circuit remains unchanged, then the single resistance is called the equivalent resistance। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज में ध्यान दोगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान दोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन 2 or more resistors are said to be connected in series if they are connected one after the other such that same current flows through all the resistors when some potential difference is applied across the combination। अब इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ध्यान दोगे। अब यहां ध्यान दोगे, कुछ रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ये 3 रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्ट किए, इसे R मान लेते हैं, R1 इसे मान लेते हैं, R2 इसे मान लेते हैं, R3, ठीक है। अब इसे कनेक्ट कर दिए यहां पर हम एक बैटरी से, तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दोगे, ये पूरा पोटेंशियल यहां से यहां तक का पूरा पोटेंशियल हम V मान लिए, ठीक है। और यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ जो पॉइंट है, और यहाँ जो पॉइंट है, और यहाँ जो पॉइंट है, तो इसका पोटेंशियल हम V1 लेट कर लिए हैं, इसका पोटेंशियल हम V2 लेट कर लिए हैं, इसका पोटेंशियल हम V3 लेट कर लिए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस
यानी R1 के दोनों इंड पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3 मान लिए हैं। तो यहां पर सबसे पहले करंट हमारा I फ्लो हो रहा है, एकदम सिंपल है, काफी सिंपल है। फॉर्मूला आप लोग जो ओम्स लॉ जो पढ़े होगे ना, उसी ओम्स लॉ का फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से V1 का मान अगर हम लोग निकालते हैं, V1 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा I इंटू R1। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सीरीज में कनेक्ट है तो सभी से करंट सेम होगा, तीनों का करंट सेम होगा। तो V1 इक्वल टू आई R1, V2 इक्वल टू आई R2, ठीक है, और V3 इक्वल टू आई R3 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, R इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ लिख लोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, और V इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो फिर यहाँ से V इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर। अब चूंकि यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे तो V आ जाएगा, तो V इक्वल टू लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V का आई आर आ गया, इसका आई R1 आ गया, इसका आई R2 आ गया, इसका आई R3 आ गया। आई को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ये आ गया कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है, लेट R1 R2 एंड R3 आर दी थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, V1, V2, V3 आर दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ R1 R2 एंड R3, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दी बैटरी इज I, ठीक है। उसके बाद इसको लिख देना, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग पैरेलल के लिए अगर दिखाते हैं तो ध्यान दोगे पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे। पैरेलल के लिए हम लोग एक रजिस्टर ले लिए, दूसरा ले लिए, तीसरा ले लिए, ठीक है, और इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। पैरेलल में कनेक्ट कर दिए यहाँ पर एक बैटरी से, ध्यान दोगे, ये मान लिए R1, ये मान लिए R2, ये मान लिए R3। टोटल कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल हमारा अगर V है तो अगर ये पैरेलल में है तो कॉम्बिनेशन भी हमारा V होगा, ठीक है। अब करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है मेरा I, ठीक है। फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, करंट I है तो यहाँ करंट तीन हिस्से में बट रहा है, इधर से करंट हम I1 मान लिए, इधर से करंट हम I2 मान लिए, इधर से करंट हम I3 मान लिए, ठीक है। ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इक्वल टू आई आर। तो पहले हम यहाँ पर I1 का मान निकालेंगे, ठीक है। V इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो I का आ जाएगा V बाय आर, तो यहाँ से आ जाएगा V बाय R1, ठीक है। I2 का वैल्यू आ जाएगा V बाय R2, ठीक है। I3 का मान आ जाएगा V बाय R3। सबका पोटेंशियल तो सेम है, इसलिए सब में हम V ले लिए। अब फिर वैसे ही लिखेंगे R इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और I इक्वल टू टोटल करंट, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, I इक्वल टू आ जाएगा V बाय R, ये आ जाएगा। अब फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, I1 I2 I3 को जोड़ेंगे तो I आ जाएगा। I इक्वल टू लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। I का वैल्यू पुट कर दो, V बाय R, इसका V बाय R1, इसका V बाय R2, इसका V बाय R3। तो V से V कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय R इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये आ गया। सेम यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख दोगे, लेट अस कंसीडर R1 R2 एंड R3 आर दी थ्री रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अब I1 I2 I3 आर दी करेंट्स फ्लोइंग थ्रू दी रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 एंड I इज अ टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, ठीक है। V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कॉम्बिनेशन एंड अक्रॉस दी ईच रजिस्टर, ठीक है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा डिफिनेशन भी लिखना था शुरू में, ध्यान दोगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डिफिनेशन लिखोगे, टू और मोर रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ one end of the resistors are joined at a common point, मतलब सभी का वन इंड एक कॉमन पॉइंट पर ज्वाइंट रहेगा, while other end at then common point such that the potential difference across each resistor is equal to the applied potential difference across the combination।
मतलब सभी का एक पॉइंट को एक जगह पर और दूसरे बाकी पॉइंट को एक जगह पर, इस प्रकार से कनेक्ट करना है कि सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और कम्बिनेशन के बराबर होगा। तो ये था हमारा फिजिक्स 12th क्लास फिजिक्स का एक वीकली टेस्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का और अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम बना करके आपके तक पहुंचा सकें। तो इसके लिए अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके जितने सारे नज़दीकी हैं वो भी उसका लाभ उठा सकें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।